नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस नए लेक्चर सीरीज पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पहला लेक्चर सीरीज पर हम देख रहे थे कैसे वारेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बहुत सारा प्रशासनिक सुधार किया जाता है और ब्रिटिश एम्पायर का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जाता है इंडिया में। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पर भेजा जाता है रिचर्ड वेलेस्ली को। रिचर्ड वेलेस्ली का समयकाल था 1798 से लेकर के 1805 तक और वेलेस्ली का पॉलिसी था साम्राज्य को एक्सपांशन करना, इसलिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस अडॉप्ट किया। तो रिचर्ड वेलेस्ली खुद को आक्रामक साबित करने के लिए खुद को बंगाल टाइगर नाम से फेमस करने का कोशिश करता था। वेलेस्ली इंडिया आया था फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर। उनका लक्ष्य था ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया बनाया जाए, मतलब कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत नहीं, भारत का ब्रिटिश हुकूमत बनाया जाए, यानी कि पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत एस्टेब्लिश करना था उनका मेन लक्ष्य। तो इसलिए उन्होंने आते ही सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर एडॉप्ट किया। और एक चीज उन्होंने किया, उन्होंने कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको लोकल लैंग्वेज और लोकल तौर तरीके में ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। बाद में जो लंदन में जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये सन 1802 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट करने के पीछे मेन जो बैकग्राउंड क्या था यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सन 1798 में ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के साथ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में लगे हुए थे वर्ल्ड के अंदर अपना जो सुप्रीमेसी है ये एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस हालात में रिचर्ड वेलेस्ली को इंडिया भेजा गया था। तो बेसिकली रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पर जो भी पॉलिसी यहाँ पर लिया जाता है वो बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंटेन करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो पहले के टाइम में बहुत सारा लोकल लेवल में ट्रीटी था। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी लोकल लेवल में ट्रीटी था सबको यहाँ पे हटाया और जो भी रियासतें था सबको यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाने का कोशिश किया। और देखिए सन 1797 में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा दो यहाँ पर साम्राज्य, एक था यहाँ पे मैसूर और एक था यहाँ पे मराठा, ये था डिक्लाइन के कगार पर। और एक्सपांशन का और एक रीजन था यहाँ पर, जहाँ पर रॉ मटेरियल का खेती होता था और डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, इससे जो ट्रेड है ट्रेड बहुत यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट देखिए सब्सिडरी अलायंस। तो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस क्या है, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी है ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए सब्सिडी देना पड़ेगा और ब्रिटिश होगा यहाँ पर पैरामाउंट पावर। तो पैरामाउंट पावर के तले जो भी लोकल नवाब है रियासतें है सब रहेगा पैरामाउंट पावर के तले। और यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है ब्रिटिश आर्मी का काम क्या रहेगा, ब्रिटिश आर्मी का काम रहेगा यहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन से लोकल जो यहाँ पर नवाब है लोकल नवाब का यहाँ पर बचाव करना और जो फॉरेन रिलेशन है ये मेंटेन करना होगा अब ब्रिटिश का काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकल नवाब है उनको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा या फिर अपना टेरिटोरी का कुछ हिस्सा यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो और ब्रिटिश ट्रूप का एक कॉन्टिंजेंट यहाँ पर नवाब को अपना कोर्ट में रखना पड़ेगा और जो फॉरेन रिलेशन है ये काट करना पड़ेगा। अभी फॉरेन रिलेशन देखने का जो काम है ये होगा ब्रिटिश के पास। नेक्स्ट देखिए जो पॉलिटिकल कनेक्शन है इंडियन स्टेट के साथ ये मेंटेन करने के लिए हर एक नवाब के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। तो ब्रिटिश रेसिडेंट के पास से परमिशन लेना पड़ेगा जो पॉलिटिकल कनेक्शन है इंडियन स्टेट के साथ मेंटेन करने के लिए। और जो आर्मी था वो बेसिकली अब डिसमेंटल करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर किसी भी यूरोपियन को अपने कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए ब्रिटिश रेसिडेंट का यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा। और जो इंटरनल अफेयर है ये बेसिकली मेंटेन करने का काम होगा लोकल नवाब के ऊपर। ठीक है, तो इंटरनल अफेयर्स में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा ब्रिटिश। तो यहाँ पर कौन अगला नवाब होगा या फिर कितना टैक्स बढ़ाया जाएगा तो यह सब डिसीजन लेने का काम किसके ऊपर रहेगा, नवाब के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो सब्सिडरी अलायंस है ये साइन किया गया था निजाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा। तो अब देखिए जो सब्सिडरी अलायंस है ये सीधा सीधा तौर पे गुलामी है। ठीक है, तो इसलिए जो मराठा है और जो मैसूर है इनके द्वारा सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया गया था पहले के टाइम। नेक्स्ट देखिए जो सब्सिडरी अलायंस है इससे जो आज़ादी है ये छीन गया था और जो सेल्फ डिफेंस है ये भी यहाँ पे छीन लिया गया था और डिप्लोमेटिक रिलेशन का जो क्षमता है ये भी यहाँ पे छीन लिया गया था। और कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट को एम्प्लॉय करने का जो पावर ये भी यहाँ पर नहीं था लोकल नवाब के पास। और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जो पावर था ये भी यहाँ पर कोई भी जो नेबरिंग कंट्री के साथ जो डिस्प्यूट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने के लिए अब ब्रिटिश का यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक अनफोर्सिन इफेक्ट यहाँ पर देखा गया, जब जो आर्मी है आर्मी को यहाँ पर डिसबैंड कर दिया गया तब बहुत सारा आर्मी यहाँ पर बेरोजगार हो गया और उन्होंने पिंडरी में शामिल हो गया। ठीक है, पिंडरी क्या होता है, बेसिकली डाकू को पिंडरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन कौन सा स्टेट यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस साइन किया। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था,
प्रिकर्सर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो इसी को मॉडिफाई करके सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1798 में पहली बार निजाम ऑफ हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। नेक्स्ट 1799 में तंजौर और सूरत साइन किया, 1799 में मैसूर साइन किया, और 1801 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर रोहिलखंड जो है, तो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस जो साइन करता था उनको पैसा देना पड़ता था। तो बेसिकली अवध के पास पैसा नहीं था, इसलिए रोहिलखंड का जो इलाका है अवध, इसको यहाँ पर दे दिया था ब्रिटिश को, ठीक है। तो 1802 में आरकोट भी यहाँ पर एनेक्स कर लिया गया सब्सिडरी अलायंस के तहत। नेक्स्ट 1803 में गायकवाड़ और पेशवा, 1803 में सिंधिया एंड भोसले, और 1810 में जो राजपूत स्टेट है ये भी यहाँ पर एनेक्स कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए 1805 के ये मैप है, तो यहाँ पर दिखाया गया है ब्लू कलर में जो है वो था सब्सिडरी अलायंस, और पिंक कलर में जो है ये डायरेक्टली एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और 1814 में जो नेपाल है, नेपाल के साथ यहाँ पर वार होता है, और जो राजपूत है, राजपूत यहाँ पर 1810 में जो सब्सिडरी अलायंस है इसके अंदर आ जाता है, और सिंध आ जाता है 1840 में। और जो सिख एम्पायर था ये सबसे तब ताकतवर एम्पायर था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्सिडरी अलायंस का यहाँ पर मेरिट क्या था। बेसिकली यहाँ पर जो ब्रिटिश है था, यहाँ पर ब्रिटिश तब एक सुप्रीम पावर बन चुका था, ठीक है, और बहुत रिसोर्सफुल भी यहाँ पर बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब जब एलआई यहाँ पर बन रहा था, इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश आर्मी के अंदर लगभग 87% था यहाँ पे इंडियन आर्मी, और 13% था यहाँ पे यूरोपियन आर्मी। जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था यहाँ पे यूरोपियन, और जो निचला स्तर का जो सिपाही था वो था यहाँ पे इंडियन, ठीक है। और एक बड़ा स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे बन गया था, किसके पैसे पर, इंडियन प्रिंसेस के पैसे पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर बहुत सारा जो टेरिटरी है सीडेड कर दिया जाता था। सीडेड मतलब क्या है, मतलब जो बहुत सारा यहाँ पर नवाब था जिनके पास पैसा नहीं था, इसलिए बहुत सारा टेरिटरी तब ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर दे दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ा ब्रिटिश किंगडम यहाँ पर बन गया था। नेक्स्ट देखिए डिमेरिट क्या था, तो यहाँ पर फायदा तो किसको मिला है, फायदा मिला है यहाँ पर ब्रिटिश को। डिमेरिट्स मतलब यहाँ पर जो लोकल नवाब है उनके लिए ये सबसे यहाँ पर घाटा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नेटिव रूलर है, नेटिव रूलर का प्रेस्टीज और डिग्निटी दोनों ही यहाँ पर लॉस्ट हो गया था। और देखिए यहाँ पर जो सब्सिडरी अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस से क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस से जो यहाँ पर पैसा डिमांड किया जाता था वो देने के लिए पैसा नहीं था जो लोकल नवाब थे, इसलिए जो टैक्स है, टैक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाया जाता था किसान के ऊपर। नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पर जब आर्मी डिसबैंड कर दिया गया, तब बहुत सारा जो आर्मी था वो यहाँ पे बेरोजगार हो गया, और वो सब पिंडरे में अपना नाम लिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो नवाब थे, लोकल रूलर, उनके पास काम नहीं था, डिफेंस देखने का काम भी नहीं था, और जो यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो रिलेशन है ये भी देखने का, मेंटेन करने का काम नहीं था लोकल नवाब के ऊपर, इसलिए जो लोकल नवाब था यहाँ पर बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो गया था, ठीक है। तो कुछ मौज मस्ती करता था और शराब में डूबा रहता था, इसलिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चरमरा गया था। बाद में लॉर्ड डालहौसी के द्वारा जो जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेसन।